नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी और युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आज का बुलेटिन। दिल्ली के कोर्ट में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की यह घटना 30 हज़ारी कोर्ट की है, जहां वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही ओर से फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि गोली किसी को लगी नहीं है। दिल्ली की एक कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना 30 हज़ारी कोर्ट की है, जहां वकीलों की आपसी बहस झगड़े में बदल गई और उसके बाद गोलीबारी हुई। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि हवाई फायरिंग की जा रही है। हालांकि तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि सब्जी मंडी पुलिस थाना इलाके में दोपहर करीब 1:35 पर गोली चलने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि वकीलों के दो गुटों में झगड़ा हुआ है। स्थिति सामान्य है और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। वीडियो में दो वकील साफ दिख रहे हैं जो गोली चला रहे हैं। इसमें से एक एसोसिएशन के पदाधिकारी भी बताए गए हैं। पुलिस ये भी पता कर रही है कि इनके पास जो हथियार हैं वो लाइसेंसी हैं या कोर्ट के अंदर भी एडवोकेट बिना लाइसेंस के हथियार ले घूमते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हरिद्वार से कांवड़ यात्रियों का रवाना होना शुरू हो गया है। 3 दिन बाद ये संभावना है कि गाजियाबाद के मेरठ रोड पर भी कांवड़िया आने शुरू हो जाएंगे। प्रशासन के निर्देश पर कांवड़ बाग पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को कवर कर दिया गया है, ढक दिया गया है। यहाँ कांवड़ शिविर लगने भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली मेरठ रोड कांवड़ियों के लिए मुख्य मार्ग है, जहाँ से लाखों की संख्या में कांवड़िए निकलेंगे। बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने हरिद्वार से जल लेकर आना शुरू कर दिया है। शिवरात्रि में अब केवल 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में आने वाले 3 दिन बाद मेरठ मार्ग पर शिव भक्तों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। कांवड़ियों के लिए मेरठ मार्ग पर शिविर लगाने का काम शुरू हो गया है। मेरठ मार्ग पर शिविरों के खाने पीने से लेकर आराम करने, नहाने आदि के लिए शिविर में व्यवस्थाएं की गई हैं। 1-2 दिन में इन शिविरों में काम शुरू कर दिया जाएगा और फिर 24 घंटे संचालित होंगे। कांवड़ मार्ग पर मदिरा की दुकानों को भी ढकना शुरू कर दिया गया है। मेरठ मार्ग पर बड़ी संख्या में शराब की दुकानें हैं, जिन्हें ढक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है। कुछ लोग खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध में हैं। गाजियाबाद में विश्व महर्षि महासभा और प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में जल्द से जल्द यूसीसी को लागू किया जाए। विश्व महर्षि महासभा प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन ने देश में एक जैसा कानून लागू किए जाने की मांग की है। इस संबंध में जिला मुख्यालय पर धरना देकर देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष बीके शर्मा हनुमान ने बताया कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ही यही होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून हो, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम द्वारा जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि इस देश में एक कानून हो, एक नियम हो, जिससे देश के रहने वाले सभी मानवों को एक सा कानून की प्रावधान जब मिलेगा तो इसमें सभी को लाभ होगा। उनका कहना है कि इस कानून के बनने से देश और समाज में सैकड़ों जटिल कानून से मुक्ति मिल जाएगी। बीके शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता का पालन दूसरे देशों में भी होता है, तो ऐसे में भारत में इसे लागू करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। रोटरी क्लब गाजियाबाद अनंत ने नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये शिविर राजनगर के आर्य समाज मंदिर में लगाया गया, जहाँ बहुत से बच्चों की आंखों की जाँच की गई। जरूरतमंद बच्चों को चश्मे भी दिए गए। इस वर्ष 5000 बच्चों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। रोटरी क्लब गाजियाबाद अनंत ने निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया। जांच के उपरांत जरूरतमंदों को चश्मे भी दिए गए। क्लब ने अपने प्रयोग के तहत राजनगर स्थित आर्य समाज मंदिर में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया। शिविर में प्राथमिक विद्यालय के करीब 250 बच्चों की जाँच की गई। क्लब के प्रेसिडेंट अभिषेक जिंदल ने बताया कि यही मुहिम है कि कोई भी बच्चा चश्मे के अभाव में अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। इस वर्ष करीब 5000 बच्चों के लिए नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष रोटेरियन प्रत्युष गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट के लिए पदाधिकारियों की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 30 जून को डीएलएफ कॉलोनी में एक सुनार के यहाँ लूट हुई थी।
इस घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी बाइक पर सवार होकर लूट का सामान बेच ले जा रहे थे। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। इन्होंने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है। संदिग्ध रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक बाइक पे 3 सवार आते हुए दिखे, जिन्हें चेकिंग के लिए जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो वहाँ से चकमा देकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा जब उनका पीछा किया गया, पीछा करते हुए जो मेन वजीराबाद रोड है उस पर सेक्टर 3 कट के पास जब वो मुड़े तो उनकी बाइक स्किड हो गई और वो गिर पड़े। उसके बाद उनके द्वारा पीछा करने पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें कि उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी पैर में। लोनी थाना क्षेत्र में ईदगाह रोड पर एक दुकान में अवैध रूप से मीट स्टोर करने की शिकायत मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो तकरीबन 1.5 कुंटल मीट बरामद किया गया। ये मीट मुर्गे का बताया जा रहा है। दुकानदार ने बताया है कि ये उसके पास शादी के एक ऑर्डर का था। पुलिस ने दुकानदार को नोटिस जारी करके चेतावनी दी है। थाना लोनी के ईदगाह रोड पर नफीस कुरैशी के दुकान में अवैध मीट होने की सूचना थाना लोनी की पुलिस को प्राप्त हुई। थाना लोनी की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके जब तलाशी ली गई तो फ्रीजर में 1 से 1.5 कुंटल मुर्गे का मीट उपलब्ध पाया गया। जानकारी करने पर पता चला कि यह किसी शादी में सप्लाई के लिए कटान की गई है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि युग करवट समाचार पत्र में नियमित कॉलम हमारे एडिटर इन चीफ सलामा जी लिखते हैं। आज उन्होंने एक सटीक जानकारी दी है जो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा हाईकमान ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। यूपी में भी योगी सरकार में कई लोगों को मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रभार की कमान, जो प्रभारी बनाने वाली बात है, गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को दी जाने की तैयारी है। यूपी में अब गुजरातियों का ही जलवा होगा। केंद्र में कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कुछ नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है। महाराष्ट्र की घटना के बाद एनसीपी के एक सांसद को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। बिहार में भी 1 या 2 लोगों को केंद्र में शपथ दिलाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश से भी मौजूदा कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है, तो कुछ को नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। फिलहाल यूपी में 7 मंत्रियों की जगह भी खाली है। उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में गुजरात के नेता नितिन पटेल की जिम्मेदारी तय किए जाने के बाद पार्टी के अंदर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोगों का कहना है कि यूपी में कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्हें प्रभारी बनाया जा सकता था, लेकिन दिल्ली वाले यूपी वालों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली से लेकर यूपी तक बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। भाजपा लोकसभा की तैयारी पूरी करने में जुट गई है और विपक्ष अपने आप में ऐसा नहीं कर पा रहा है। जो बैठकें हुई हैं उसमें बाराती तो इकट्ठे हुए, लेकिन दूल्हा कौन बनेगा ये विपक्ष तय ही नहीं कर पाया। सीबीआई ने जिस तरह से लालू यादव के साथ दूसरी चार्जशीट तैयार करके बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा है, उससे निसंदेह विपक्ष में घबराहट देखी जा सकती है। विपक्ष के नेता इस बात से डरे हुए हैं कि न जाने कब उन पर भी एक्शन ले लिया जाए। फिलहाल भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव में है। भाजपा ही एक ऐसा संगठन है जो हर चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को घर बैठने ही नहीं देता, अगले चुनाव की तैयारी में लगा देता है। लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव के बाद से ही कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया गया है। इसीलिए आज विश्व में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं योगी सरकार ने पहले कुछ शहरों के नाम बदले, फिर माफियाओं का काम तमाम किया। अब एक बार फिर योगी सरकार कुछ बदलने जा रही है। यूपी की योगी सरकार ने ऐसे पुराने कानूनों की सूची तैयार की है जिन्हें हटाने के लिए अगले सत्र में बिल लाया जाएगा। ये ऐसे 1000 कानून हैं जिन्हें हटाने के लिए योगी सरकार तैयार है। इससे पहले केंद्र सरकार भी 1800 पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है। उत्तर प्रदेश कानूनों में सुधार के मामले में भारत का ऐतिहासिक राज्य बनने जा रहा है। प्रदेश की बीजेपी की सरकार और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि अंग्रेजों के समय के कम से कम 1000 कानूनों को खत्म किया जाएगा, जिसमें कई कानून तो 150 साल पुराने हैं।
इससे पहले मोदी सरकार भी 1800 पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है। योगी सरकार ने ऐसे कानूनों की लिस्ट तैयार कर ली है जो हटाए जाने हैं और जिनको आगामी बिल में रखा जाना है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं कि पुराने कानूनों को हटाने का समय आ गया है। आज हमारे पास कई ऐसे नए कानून हैं जिनके अस्तित्व में आने के बाद ब्रिटिश काल के कई कानून अपना औचित्य खो चुके हैं। यूपी सरकार के कानून मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा 16 अक्टूबर 1890 को संयुक्त प्रांत अधिनियम 1890 पारित किया गया था। इसका मकसद उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में सुगम प्रशासन करना था। अब उस समय के इन कानूनों का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसीलिए ये नया बिल लाने की तैयारी चल रही है। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। चाचा भतीजे अलग हो चुके हैं, पार्टी पर वर्चस्व की बात चल रही है। इस समय चर्चा का केंद्र अजीत पवार है। आज मैं आपको अजीत पवार के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली परवरा में अजीत पवार का जन्म हुआ था। अजीत शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव के बेटे हैं। इनके पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। अनंतराव मुंबई में मौजूद वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया करते थे। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा हासिल की। जब वो कॉलेज में थे तो उनके पिता का निधन हो गया था और इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा था, लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तब तक उनके चाचा शरद पवार एक दिग्गज नेता के रूप में पहचान बना चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड का चुनाव लड़ा था। सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में वो चुने गए और 16 साल तक इस पद पर अजीत पवार बने भी रहे। इसके बाद 1995 में वो पहली बार पुणे के बारामती सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद से लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक बनते रहे। उन्होंने 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी विधायक का चुनाव जीता। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी उनके पास रहे। सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। शरद पवार के साथ 1992 और 93 में उन्हें भी मंत्री बनाया गया था। 1999 में जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई तो विलासराव देशमुख की सरकार में सिंचाई मंत्री अजीत पवार बने। साल 2003-2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री शपथ ली तो एक बार फिर से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। निजी जीवन की बात करूं तो उनकी पत्नी का नाम सुनेत्रा है। सुनेत्रा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह पाटिल की बहन हैं। इनके 2 बेटे हैं, जय और पार्थ। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक खबर है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शरद और अजीत दोनों के गुटों ने अलग अलग बैठक की और इसके लिए व्हिप भी जारी किया। क्या आप जानते हैं व्हिप का मतलब क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है और इससे क्या होता है? शायद आप न जानते हो तो आपकी जानकारी मैं बताता हूँ। व्हिप का अर्थ होता है पार्टी में अनुशासन बनाए रखना। व्हिप किसी पार्टी द्वारा अपने विधायकों या सांसदों को जारी करना होता है। व्हिप जारी होने के बाद इसका उल्लंघन करने पर संसद सदस्य या विधायक की सदस्यता खत्म की जा सकती है। इसीलिए व्हिप जारी होने के बाद इसका पालन अनिवार्य होता है। साधारण शब्दों में कहें तो जब सदन में फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो पार्टी अपने विधायकों और सांसदों के लिए व्हिप जारी करती है। इसका उद्देश्य होता है विधायकों और सांसदों को क्रॉस वोटिंग से रोकना। व्हिप जारी करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल के मुख्य सचेतक को होता है। मुख्य सचेतक का काम पार्टी में अनुशासन बनाए रखना होता है। मुख्य सचेतक के पास यह अधिकार है कि पार्टी नेता को अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के बदले पार्टी के नियमों या विचारधारा का पालन करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। व्हिप कितने प्रकार के बताता हूँ। पहला व्हिप होता है 1 लाइन का। 1 लाइन के व्हिप का अर्थ होता है पार्टी के सदस्यों को मतदान करने के लिए जानकारी देना। 1 लाइन के व्हिप में सदस्यों के पास इसका पालन करना या ना करना दोनों उनके पास अधिकार है। उनकी मर्जी है, करें ना करें।
2 लाइन का व्हिप होता है। 2 लाइन के व्हिप के तहत सदस्यों को वोटिंग के समय सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए जाते हैं और इसका पालन हर सदस्य को जरूरी होता है। 3 लाइन का व्हिप सबसे सख्त और सबसे महत्वपूर्ण होता है। 3 लाइन का व्हिप महत्वपूर्ण स्थिति में ही जारी किया जाता है। इसका पालन नहीं करने पर सदस्यों के खिलाफ दलदल विरोधी कानून लागू हो जाता है और उसकी सदस्यता भी जा सकती है। पार्टी द्वारा व्हिप जारी होने के बाद यदि कोई सदस्य इसका पालन नहीं करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। पाकिस्तान से आई सीमा और नोएडा के सचिन के प्रेम के किस्से आजकल हवाओं में तैर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि कैसे 4 बच्चों की एक माँ प्रेम में पड़कर पाकिस्तान से नेपाल जाती है, नेपाल से नोएडा आती है और अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू कर देती है। बाद में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की काबिलियत और उसकी कुछ हरकतें बहुत शक पैदा करती हैं और इन्हीं पर जांच एजेंसी काम भी कर रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि 5वीं पास सीमा हैदर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान रखती है। इसकी वजह क्या है, कैसे संभव हुआ? इसके अलावा वो कंप्यूटर मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है। इसकी उसके बहुत बारीक जानकारी उसके पास है। सीमा ने भारत आने से पहले सभी दस्तावेज जुटाए। नेपाल आने पर उसने पाकिस्तानी मोबाइल सिम तोड़ा। नेपाल में नए सिम कार्ड खरीदकर सीमा भारत आ गई। यहाँ उसने सचिन से संपर्क साधा। पुलिस जब इस बारे में सवाल करती है तो वो केवल सचिन से अपने प्यार की बात करती है। लेकिन जब उसके मायके ससुराल, उसके दोस्तों के संबंध में सवाल हुए तो वह अधिकांश से रिश्ता नहीं होने की बात कहती है। पुलिस ने उसके कुछ करीबियों का मोबाइल नंबर लिया और बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हुई। सीमा दावा कर रही है कि उसका भारत आने के बाद पाकिस्तान में किसी से संपर्क ही नहीं हुआ है, लेकिन उसके पाकिस्तानी मोबाइल और सिम कार्ड तोड़कर नेपाल में फेंकना जांच एजेंसियों को समझ में नहीं आ रहा है, शक पैदा करता है। क्योंकि उसने अपने पाकिस्तानी होने के तमाम दस्तावेज अपने पास रखे, उनको नष्ट नहीं किया और सुरक्षित लेकर आई। मोबाइल के संबंध में वो कहती है कि गिरकर टूट गया। उसने पहले बताया था कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन बाद में मुकर गई। पुलिस ने सीमा के पाकिस्तानी मोबाइल और सिम को FSL जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले में इंटरपोल की भी मदद लेगी। पुलिस की अब तक की जांच सीमा हैदर और सचिन का वो दावा है जिनमें मोहब्बत की कहानी वो लोग बयां कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत की कहानी हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद ही नहीं, हद से भी गुजर गई थी। बताते हैं कि पति की बेरुखी से आहत सीमा अपने ही नहीं बल्कि 4 बच्चों के जीवन के लिए भी चिंतित थी कि आखिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। पाकिस्तान में उसे कोई जीवन साथी ही नहीं मिला, ये भी वो कहती है, कि जो उसकी हर मुश्किल में साथ दे, मर्यादाओं को दरकिनार करके उसका जीवन पालन करे। इसी वजह से उसने सचिन के साथ रहने का निर्णय लिया था। सचिन ने भी सीमा को पाने के लिए खुद ही नहीं बल्कि अपने पिता को भी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि उनको भी जेल हुई है। जब सीमा को पुलिस लेकर आई तो मीडिया ने उससे बात करनी चाहिए। सीमा ने कहा कि वो कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उसने हाथ जोड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहा। इस दौरान सीमा के हाथ की कलाई पर कई निशान दिखाई दिए जो कट के निशान थे, कट मारे गए थे। पता चला कि सीमा ने सचिन को विश्वास दिलाने के लिए 20 से ज़्यादा बार अपनी कलाई काटने का प्रयास किया, जिसके निशान उसके हाथ पर हैं। इसके अलावा उसने अपनी ज़मीन बेची, आभूषण भी लेकर आई। पड़ोसियों को शक न हो इसके लिए सचिन और सीमा ने अपने बच्चों के नाम भारतीय नाम पर रख दिए थे। उनके वकील को उनकी बातों पर शक हो गया था, क्योंकि बच्चे सीमा को दीदी कहकर बुला रहे थे। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सीमा के 4 बच्चों को भी उसका जेल भेज दिया है। 6 साल तक के बच्चों को मां के साथ जेल भेजा जाता है, लेकिन उन्हें माहौल घर जैसा दिया जाता है। ये सीमा और सचिन की कहानी, सीमा हैदर क्यों जांच एजेंसियों के निशाने पर है, क्यों उस पर शक किया जा रहा है, और शक ये भी है कि कहीं वो प्रेम में पागल प्रेमिका ना होकर जासूस तो नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा, सीमा के बारे में जानकारी और राजनीतिक जो जानकारी दी वो कैसी लगी, ये मुझको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। गाज़ियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र।
युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।